Next coming up is an expert, Mr. Rajshekhar Rajaria, Internet Security Researcher, joining the fireside chat session with Dr. Deepak Kumar Sahu, Chief Editor, VAR India. Mr. Rajshekhar is an Internet Security Researcher. He has helped many state police departments, especially to the Rajasthan Police, in solving many blind murder dacoit cases in the state. He is an expert in big data analysis and pattern recognition. He has been recognized by the government of Rajasthan in the field of IT and cyber forensic on the Independence Day in 2015. Why is cybersecurity important in this connected world? साइबर सिक्योरिटी आज के दिन सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आजकल हर इंसान इंटरनेट पे है। आज पहले देखा जाए तो हम लोग केवल प्रोफेशनल्स को ही एज ए इंटरनेट पे मानते थे, लेकिन आज के दिन छोटे छोटे गांव के लोग भी, हमारे अगर आप किसानों का मुद्दा देखें तो किसान भी आज के दिन रोड पे बैठा हुआ साइबर सिक्योरिटी की बातें करता है, अपने डेटा की बातें करता है, साथ में दूसरी बातें अलग करता है। तो हर इंसान का डेटा ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप किसी के डेटा के साथ में कुछ भी क्राइम कर सकते हैं, आप फ्रॉड कर सकते हैं, इसलिए साइबर सिक्योरिटी कंपनीज के लिए भी नहीं, इंडिविजुअल के लिए भी बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट इशू है। So, like when you talk of cybersecurity, a lot of things are involved. When the lot of things are involved, how will position the cyber criminals as? साइबर सिक्योरिटी और अब साइबर क्रिमिनल्स में अगर आप देखें तो साइबर क्रिमिनल्स क्राइम कहाँ से स्टार्ट होता है? क्राइम डेटा से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपके डेटा के साथ में क्रिमिनल्स, लाइक अगर आप हमारे जामतारा वाले देखें, आजकल राजस्थान में भरतपुर में गैंग स्टार्ट हो गई। तो ये लोग पहले आपके साथ क्राइम या फ्रॉड करने से पहले पूरा का पूरा आपकी प्रोफाइल स्टडी करते हैं, आपका फेसबुक स्टडी करते हैं, आप ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, जहाँ पे भी हो आपकी मेंटेलिटी डिसाइड करते हैं। उसके बाद में जितना भी इनको डेटा मिलता है, आपकी लाइक इंटरेस्ट क्या है, उसके बिहाफ पे आपको कॉल करते हैं। कॉल करना, अब कंपनीज का तो डेटा लीक हो गया, आजकल शायद कोई भी कंपनी उस डेटा पे क्लेम भी नहीं करती है कि वो मेरा है, बट एक्चुअल में क्रिमिनल्स के लिए वो एज ए गोल्ड है। You're right. So, what is your take on the ransomware? रैंसमवेयर में अगर हम देखें तो मैंने ज़्यादा इस रैंसमवेयर पे स्टडी नहीं किया है, बट हाँ, रैंसमवेयर हमारे सिस्टम के जो, लाइक अगर कंपनी में कोई भी एम्प्लॉई है, हम उनको इतना ट्रेन नहीं कर पाते हैं कि उनको क्या ओपन करना चाहिए, कहाँ उनको जाना चाहिए, कहाँ क्लिक करना चाहिए। इवन आज के दिन आप गूगल में भी सर्च करोगे तो गूगल में भी आपको हर रिजल्ट पे, हर कीवर्ड के ऊपर आपको मेलवेयर लिंक्स मिल जाएंगे। लिंक क्लिक करने पे आप कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अनजाने में कुछ डाउनलोड कर लेते हैं, तो रैंसमवेयर इजीली आपके सिस्टम में एक्सेस कर सकता है। हम लोग अपने एंटीवायरस, अपने सिस्टम हमेशा अपडेटेड नहीं रखते हैं। लोग आजकल अगर हम देखें तो पायरेसी, मूवीज, लोग सबसे ज्यादा इनके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं कि उनको थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है तो वो डायरेक्टली, अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं तो नेटफ्लिक्स से मूवी पे करके देखने की बजाय हर इंसान फ्री के अंदर डाउनलोड करने की प्लान करता है। वही चीज हमारे सिस्टम के अंदर एक रैंसमवेयर डालने का एक डायरेक्ट वे है, या फिर आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू चले, कहीं भी क्लिक होने से रैंसमवेयर आपके सिस्टम में अगर आ गया तो आप उससे फाइट नहीं कर सकते हैं। आज के दिन बहुत मुश्किल है। How this is a risk for the organizations when you talk about the ransomware? ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसलिए हमने काफी आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, काफी कंपनीज के साथ में हुआ भी है कि सारा का सारा डेटा एनक्रिप्ट हो गया। एनक्रिप्ट होने के बाद में जो हैकर्स हैं ये आपसे बिटकॉइन की डिमांड करते हैं। अब बिटकॉइन की डिमांड करने के बाद में आई थिंक बिटकॉइन ट्रेस हो ही नहीं सकता, तो आपको पे करना ही पड़ेगा, आइदर यू पे और आपका डेटा गया। तो कोई थर्ड चॉइस नहीं है आपके पास। You spoke about various sophisticated attacks in the country recently in Jammu Kashmir and other attacks. Can you give some light on it? अभी हम एयरटेल का जो इशू हुआ है, इसमें इतना अभी तक क्लियर नहीं है कि ये जो डेटा निकला है ये निकला कहाँ से है, लेकिन बहुत ही सीरियस डेटा, जो भी डेटा है हमारे वहाँ के आर्मी पर्सनल्स का भी इन लोग ने डेटा अलग से कैटेगराइज करके किसी वेबसाइट पे डाला है। हाँ, ये अच्छी बात है कि डेटा डालने के कुछ ही टाइम बाद में वो वेबसाइट हम डिलीट करवा दी गई है,
लेकिन आप खुद देखिए जम्मू कश्मीर का डेटा हमारे लिए कितना सेंसिटिव डेटा है। उस डेटा के अंदर आपका एड्रेस, पैन, आधार सब कुछ आ जाता है, तो इजीली आप फ्रॉड के तरीके से भी किसी को भी टारगेट करना बड़ा इजी है, क्योंकि कोई भी इंसान आपके आधार और आपकी पैन डिटेल्स भी है, तो आपको ही वो नंबर बता के आपको ही ट्रस्ट में लेके आपके साथ कितना भी बड़ा फ्रॉड कर सकता है। सिम स्वैप के केस बहुत ज्यादा आते हैं, इजीली आपकी सिम स्वैप हो जाती हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, कुछ ओटीपी सेंड करने के लिए बोलते हैं, आपकी सिम गायब हो जाती है। So can you give some example on the SIM swap? सिम स्वैप के अंदर आजकल जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो ये चल रहा है ई सिम का, क्योंकि ई सिम लेने के लिए आपको जैसे किसी भी कंपनी, दो कंपनियां दे रही हैं शायद, जियो और एयरटेल, तो ई सिम के लिए आपको केवल और केवल एक मैसेज करना पड़ता है या फिर आपकी ईमेल एक करना पड़ता है नंबर के ऊपर। वो करने के बाद आपको क्यूआर कोड मिलता है ईमेल आईडी के ऊपर, क्यूआर कोड स्कैन करते ही आपकी सिम ई सिम में कन्वर्ट हो जाती है। और ये चीजें कराने के लिए हैकर वही आपके डेटा का यूज करते हैं। सबसे पहले आप स्टडी करते हैं, आपको ट्रस्ट में लेते हैं, आपको खुद को ही आपकी सारी डिटेल बताते हैं कि आप, हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, ये आपकी डिटेल है, ईमेल आईडी, आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। सामने वाला जैसे ही ट्रस्ट में आता है, या तो उसको बोलते हैं कि आपकी सिम खराब होने वाली है, या फिर किसी भी तरीके का एग्जांपल देके ट्रस्ट में लिया। ट्रस्ट में लेने के बाद में उनको ईमेल पे जैसे क्यूआर कोड मिलता है, ये लोग इजीली उनको ट्रस्ट में लेके बोलते हैं कि ये ईमेल आप हमें इस नंबर पे फॉरवर्ड कर दीजिए। तो जैसे ही वो ईमेल गया, क्यूआर कोड किसी और के पास गया, क्यूआर कोड जाने के बाद आपका पूरा का पूरा सिम ई सिम में कन्वर्ट होके दूसरे पर्सन के पास चला गया। इजीली जाने के बाद में आपका पूरा का पूरा बैंकिंग सिम पे चलता है, आपकी फोन बैंकिंग हर चीज पे सामने वाला कब्जा कर सकता है, आपका ओटीपी भी वहीं आ रहा है। तो बहुत बड़ा इशू है। So it means eSIM would be a big risk for the country to adopt. इजीली आप व्हाट्सएप के ऊपर चले जाइए, व्हाट्सएप बैंकिंग हमारे लिए बहुत नया है, लेकिन व्हाट्सएप बैंकिंग बहुत अच्छा भी है इनोवेशन के लिए, इन फ्यूचर के लिए। हमें सब कुछ सिंगल उस पे मिल रहा है विदाउट पासवर्ड, या फिर कुछ भी करें हमको सिर्फ व्हाट्सएप बैंकिंग के नंबर पे हाई लिखना है। हाई लिखते ही हमारे पास सारे के सारे बैंक डिटेल्स आ जाते हैं, आपके बैलेंस कितना है, आप बैंकिंग से रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वहीं अगर इसका आप दूसरी साइड देखें, अगर आप इसमें सिक्योरिटी में थोड़ा सा भी चूक करते हैं, आपकी सिम इधर उधर हो जाती है, आपका फोन किसी के हाथ लग जाता है, आपका फोन चोरी हो जाता है, तो सामने वाला फोन बैंकिंग के थ्रू सिर्फ हाई लिख के बिना ओटीपी बिना पासवर्ड आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। और फोन चोरी होना, ये चीजें होना आज के दिन बहुत छोटी चीज है। तो इन केसेस में हमें भी अवेयर होने की जरूरत है कि अगर आपका फोन रोड पे, सड़क पे चलते ही भी गिर जाता है, कुछ भी होता है, तो वो आप उसको एकदम हल्के में नहीं ले सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी सिम से मेरे साथ क्राइम हो सकता है। क्राइम नहीं हो सकता, आप लूट सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपका बैंक खाली हो सकता है। You are absolutely right. So what is your take on this growing digital commerce or e-commerce in the country? How it is, it could also bring a potential risk to us? तो इसमें भी जो सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि आजकल ई कॉमर्स, अभी तक तो हम नॉर्मल लोगों के लिए अगर हम देखते आए हैं तो ई कॉमर्स का नाम ही अमेजन, फ्लिपकार्ट यही बचा है। लेकिन आज के दिन जो उससे भी बड़ा मार्केट है वो फेसबुक के ऊपर चलता है। फेसबुक के ऊपर सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट चल रहा है। लोग सिंगल सिंगल प्रोडक्ट्स की साइट बना के एज ए ब्रांडेड बना के उनको सेल करते हैं। वो इतने बड़े लेवल पे चल रहा है, सिंगल सिंगल पर्सन की मंथली की इनकम मोर देन 50 लाख निकलती है। वहां पे आपके साथ सबसे बड़ा फ्रॉड हो सकता है। ये लोग उन्हीं डेटा लीक का यूज करते हैं मार्केटिंग पर्पस के लिए। अगर यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है, तो सपोज कीजिए आप क्या परचेज करते हैं, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, आपकी सारी की सारी चीजें सामने वाले के पास चली जाती हैं। वो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि पहले हम फेसबुक चलाते थे, आज के दिन हमसे फेसबुक चलवाया जाता है, क्योंकि फेसबुक आपको हर तीसरे चौथी चीज पे वही चीज दिखाता है जो आपका इंटरेस्ट है। तो आप सुबह से शाम तक फेसबुक को स्क्रॉल किए जाते हैं, किए जाते हैं, और कोई एंड नहीं है। सेम चीज है कि अगर ये डेटा लोगों के हाथ लगता है, तो कंपनीज भी इतनी स्मार्ट हैं। आप देख सकते हैं कि एआई का जमाना है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, तो आपसे शॉपिंग करवाई जा सकती है और करवाई जा रही है। आपका खाता एक तरफ तो फ्रॉड के तरीके से खाली होता है, दूसरे तरीके से आप क्या चाहते हैं वो चीजें आपको, नई नई चीजें आपको दी जाती हैं, और काफी चीजों में जो प्रोडक्ट बिकते हैं वो ऑथेंटिक भी नहीं होते हैं। So बहुत like, तरीके बहुत हम्म please carry on. काफी हमारे सामने केसेस आए हैं कि जो प्रोडक्ट बिकते हैं आजकल ई कॉमर्स के ऊपर, अमेजन, फ्लिपकार्ट को अगर हम छोड़ दें, फेसबुक के थ्रू जितनी भी मार्केटिंग होती है स्मॉल स्मॉल प्रोडक्ट्स की या सिंगल सिंगल प्रोडक्ट्स की,
वो फोटो में कुछ और होता है, लेकिन जब एंड यूजर के पास पहुंचता है तो जहां आपने उसके लिए 2000 रुपये पे किया है, पता चला वो 200 रुपए का भी प्रोडक्ट नहीं है और वो विद इन 5 to 10 डेज में खराब भी हो जाता है। काफी FIR हुई है इस चीज पे, काफी कंप्लेंट हुई है इस चीज पे, बड़ी बड़ी कंपनीज को नोटिस जाते हैं। उसके बाद भी ये काम चलता है क्योंकि वही कंपनीज उसके बाद में उस कंपनी को फॉर्म को बंद करके नए नाम से स्टार्ट कर लेती हैं, क्योंकि फेसबुक भी रेगुलर इन एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। क्योंकि फेसबुक ने अभी रिसेंटली क्या किया है, अगर आप फेसबुक के थ्रू ई-कॉमर्स चला रहे हैं तो फेसबुक भी हर परचेज करने वाले इंसान से फीडबैक लेता है। तो फीडबैक में उसको ये पता चलता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो सीधी सी बात है, जब फेसबुक की फीडबैक ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसको भी पता है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में जा रहे हैं दे आर नॉट जेन्युइन। वो कहीं ना कहीं उनके साथ में बहुत बड़ा घपला है। वहीं उनके बाद में फेसबुक उनका अकाउंट तो बंद कर देता है, लेकिन हमारा कंट्री 125 करोड़ लोगों का है। आप नई कंपनी बना सकते हैं, नया बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, वही लोग वापस से मार्केट में आते हैं और वही लोग फिर से ठगे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक गवर्नमेंट इन चीजों पे लगाम नहीं लगाएगी तब तक हमें खुद को ही अवेयर होना पड़ेगा। किस टाइप की तो लगाम गवर्नमेंट को लगाना चाहिए? गवर्नमेंट को अगर कुछ भी होता है या फिर कोई भी कंपनी पकड़ी जाती है तो कंपनी बैन ना करके उस पर्सन को ही ब्लैकलिस्टेड किया जाए। उस पर्सन के नाम पे ना तो कोई बैंक अकाउंट खुले, ना उसका पैन कार्ड पे हमेशा मॉनिटर किया जाए, उसके सारे ट्रांजेक्शन्स पे मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि ये सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन होता है डिजिटल ट्रांजेक्शन है। तो आप इजीली इन पे लगाम लगा सकते हैं, इजीली आप इनको रोक सकते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट कंपनीज पे थोड़ा सा वो लगा देती है, कंपनीज को बंद करवा देती है, पुलिस भी धमका देती है, तो कंपनी बंद हो जाती है लेकिन इंडिविजुअल तो वहीं रहता है। तो जब तक आप इंडिविजुअल्स को टारगेट नहीं करेंगे तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। सबसे बड़ी चीज है मॉनिटरिंग। सेंटर लेवल पे कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई एक एजेंसी पूरा का पूरा कंट्री मॉनिटर नहीं कर रही है, सब अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं और लेवल पे करके उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। जुडिशरी को भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि सबसे पहले तो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस उतनी एक्सपर्ट नहीं मिलती है। ठीक, अब धीरे धीरे पुलिस एक्सपर्ट होने लग गई है, तो आप जुडिशरी पे जाते हैं तो वहां पे भी थोड़ा सा नॉलेज आपको निकालना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा बहुत सारी चीजें। हमें जुडिशरी को भी इस फील्ड में आज से ही बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ्रॉड वी कैन एक्सपेक्ट इन बैंक्स? बैंक्स पे मैंने काफी रिसर्च किया है पिछले 2-3 साल के अंदर और ये बहुत सीरियस इशू है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। फोन बैंकिंग पूरी दुनिया में सबसे इजी टारगेट है। फोन बैंकिंग में अगर आप जाएं तो आप, मेरे हिसाब से आज के दिन कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा उसको थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, ये नहीं पता होगा कि आपके नंबर से किसी को भी कॉल किया जा सकता है। जब आपके नंबर से किसी को भी कॉल किया जा सकता है VoIP के थ्रू, हमारे कंट्री में वैसे बैन है लेकिन बैन होने के बाद भी सारी चीजें चलती हैं। अगर बैन है तो बाहर से भी हो सकता है, बट हाँ, किसी का भी नंबर यूज करके कॉल किया जा सकता है। तो वॉइप के थ्रू 1 से 2 साल पहले तक बैंक के फोन बैंकिंग नंबर पे कॉल करके विदाउट ऑथेंटिकेशन उनका जो सिस्टम है वो इजीली आपको ये मानता है कि ये जेन्युइन हमारा ऑथेंटिक यूजर है, उसको इंफॉर्मेशन सारी की सारी दे सकता था। काफी बैंक्स ने इस पे सुधार किया है, सारे बैंक्स का मैं बोल नहीं सकता, मैंने जितने चेक किए हैं। मैंने कुछ बैंकों के साथ में सुधार भी किया है, मैंने RBI को भी लिखा था, कुछ जगह से रिटर्न में आया भी है कि हाँ हम इसको एज ए फीडबैक लेके इन फ्यूचर ठीक भी करेंगे। कुछ बैंक्स ने किया भी है। बहुत बड़ा इशू था, जैसे कि सपोज कीजिए मैं आपका नंबर लेके एक बैंक के फोन बैंकिंग को कॉल करता हूँ, तो वो बैंक यही सोचेगा कि आपने कॉल किया है क्योंकि नंबर ही आपका है। इजीली मेरे को सीधा सबसे पहले आपका बैलेंस बताएगा। देन बैंक्स ने उसमें चेंज करके क्या किया, कस्टमर आईडी पूछना स्टार्ट किया। कस्टमर आईडी इजीली मिल जाता है। उसके बाद में बैंक ने उसको और चेंज करके इसमें किया कि आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट करिए। वहां भी सबसे बड़ा इशू हो गया। वो इशू ऐसे कि आप कहीं भी जाके अपना कार्ड स्वैप कर रहे हैं तो मशीन के अंदर से जो स्लिप निकलती है, एक स्लिप दुकान वाला शॉप वाला खुद रखता है, एक आपको देता है, उसमें आता ही लास्ट का 4 डिजिट है, तो वो तो पहले से ही पब्लिक है, तो आपको वो भी चेंज करना पड़ेगा। सबसे बड़ा इसका सबसे अच्छा ऑप्शन था जो मैंने काफी लोगों को सजेस्ट किया है, काफी कंपनीज को भी मैंने सजेस्ट किया है, वो ये था कि जो वॉइप के थ्रू आप जो कॉल करते हैं वो सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है। अब 10 डिजिट के मोबाइल नंबर को हटा दीजिए क्योंकि वॉइप से 10 डिजिट के मोबाइल नंबर पे ही कॉल किया जा सकता है। अब टोल फ्री नंबर रखिए, शॉर्ट नंबर रखिए 123 456 या इस टाइप का, या फिर टोल फ्री नंबर, क्योंकि टोल फ्री नंबर पे
वोइप के थ्रू कॉल नहीं किया जा सकता है। अब जैसे कुछ बैंक को ले तो अब कुछ बैंक्स ने इस पे सिक्योरिटी अच्छी की है, क्योंकि अब वो आपको फ़ोन बैंकिंग में भी ओटीपी सेंड करते हैं। और मेरे हिसाब से जिन बैंक ने नहीं किया है, मैं आपके ज़रिए भी उनको बोलना चाहता हूँ कि हर फ़ोन बैंकिंग पे हमारे कंट्री को, हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि फ़ोन बैंकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आई थिंक बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। और जो हैकर्स होते हैं, जो टारगेट करने वाले लोग होते हैं, वो ऐसी चीज़ों को ढूँढते हैं कि जो सबसे कम यूज़ में ली जाती हैं और सबसे ईज़ी टारगेट होती हैं। तो फ़ोन बैंकिंग हमारा सबसे ईज़ी टारगेट है। You are absolutely right. What kind of risk a person can expect from social media? सोशल मीडिया भी आज के दिन सबसे बड़ा इश्यू है, बहुत मास लेवल पे चल रहा है। आप देखें तो हर इंसान सोशल मीडिया पे, आप फ़ेसबुक का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इंस्टाग्राम का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इंस्टाग्राम पे हर इंसान कुछ भी शेयर करने लग जाता है। बहुत पर्सनल फ़ोटो डालते हैं और अपनी प्रोफ़ाइल को लॉक करना भूल जाते हैं। वहाँ से वो फ़ोटोज़ आउट होती हैं, सेम चीज़ें फ़ेसबुक से आउट होती हैं। उन्हीं फ़ोटोज़ का यूज़ करके नया अकाउंट बना के आज के दिन सबसे अच्छा ये फ्रॉड चल रहा है। आप ही की फ़ोटो लगा के नया अकाउंट बना लिया जाएगा, आपकी फ्रेंड लिस्ट में से कॉन्टैक्ट निकाल के उन्हीं को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। आपका अकाउंट किसी न किसी तरीके से, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी टीम होती है, तो ये उसी टीम का यूज़ करके कभी-कभी आपके अकाउंट को ब्लॉक भी करवा देते हैं, फिर आपके ही कॉन्टैक्ट को इमरजेंसी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें ऐसे-ऐसे पैसे की ज़रूरत है। वही चीज़ें अगर आप चले जाएँ, तो एस्कॉर्ट्स वाली सर्विसेज़ हैं जो काफ़ी बड़े मास लेवल पे हो रही हैं। तो लाइक अगर आप डायरेक्टली देखें कि ये फीमेल एस्कॉर्ट्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इनमें भी आजकल गूगल पे इज़िली बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है। तो वो लोग आपकी व्हाट्सएप की फ़ोटो लगा के वहाँ पे लगा देते हैं, आपको ब्लैकमेल करने के लिए। और आपको पैसा देना पड़ता है, क्योंकि आप खुद सोचते हो कि कहीं मैं अपनी सोसाइटी में बदनाम ना हो जाऊँ। तो ये बहुत बहुत बड़ा इश्यू है और हमें शायद पर्सनल फ़ोटोज़, पर्सनल चीज़ें यहाँ पे शेयर नहीं करनी चाहिए इस लेवल पे। जितना हमें ज़रूरत हो हम उतना ही शेयर करें। Can you give some? और Yeah, please carry on, carry on. Now you are telling something. और इसके अंदर भी ये है कि ठीक है, हम अगर शेयर कर रहे हैं तो हमें अपनी फैमिली और जो बाकी लोग हैं, हमें डायरेक्टली उनको पैसा देने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, हमें उनसे कन्फर्म करना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार अपनों के लिए बिना सोचे समझे उनको पैसा दे देते हैं और नहीं देने के लिए हम ये सोचते हैं कि कहीं अगर हमने मना किया तो सामने वाला बुरा ना मान जाए। बुरा मानने की यहाँ पे कोई बात नहीं है, हमें उन पे ट्रस्ट तो करना चाहिए, बट उनको फ़ोन करके एक बार कन्फर्म करना चाहिए कि आपको ज़रूरत है, तो हम फ़ोन पे कन्फर्म कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। You're right. So, can you give some live examples or live case study you have done? You have written so many good articles on the recent breach. Can you speak on certain interesting where the live cases are? सो आज के दिन जो सबसे ज़्यादा ब्रीचेज़ हो रहे हैं, मेरे हिसाब से सारे के सारे जो कंपनीज़ हैं वो मेजर सिक्योरिटी पे कंसर्न करती हैं। जो बड़ी अपने सिस्टम में ये सब लोग यही देखते हैं कि कोई हमारा मेजर इश्यू ना रह गया हो, बट जो स्मॉल इश्यूज़ हैं उन पे कोई फोकस नहीं करता। सारे के सारे इनके जो डेवलपर्स होते हैं, मैंने जितनी वेबसाइट्स देखी हैं, अराउंड 70 टू 80% वेबसाइट्स आज के दिन आप देखें तो मैक्सिमम जो कंपनीज़ हैं वो वेब के थ्रू अब ऐप पे कन्वर्ट होने लगी हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक अब ऐप के ऊपर आता है। कन्वर्ट होने के बाद में जो ऐप के लिए जो एपीआईज़ यूज़ की जाती हैं, वहाँ पे कोई भी कंपनी ऑथेंटिकेशन चेक नहीं करती है। विदाउट ऑथेंटिकेशन सारी की सारी एपीआई चलती हैं। वो एपीआई कंपनीज़ ये सोचती हैं कि हमारी इंटरनल एपीआई है इसलिए किसी के हाथ नहीं लग सकती। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग गिटहब यूज़ करते हैं, अदर प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं से और हैकर्स के लिए भी बहुत ईज़ी है, इतना मुश्किल नहीं है किसी भी कोड को निकालना। तो ईज़िली आपकी एपीआई अगर किसी के हाथ में लग गई तो आप ही एक्सेस दे रहे हो और इस केस में आप सामने वाले पे क्लेम भी नहीं कर सकते कि इसने हमारा डेटा लीक किया या चुराया है, क्योंकि आपकी एपीआई ही ओपन है। और साफ-साफ जो सबसे बड़ा रूल होता है, इंटरनेट एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है, कोई भी ओपन वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट है उसको कोई भी ओपन कर सकता है, क्योंकि इंटरनेट तो है ही इसलिए। अगर आप गूगल के लिए ये नहीं बोल सकते कि आप गूगल ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल एक पब्लिक वेबसाइट है। इसी तरीके से कोई भी अगर ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, उसको हर इंसान को यूज़ करने का हक है। तो अगर आपने पासवर्ड ही नहीं लगा रखा है तो आप इन फ्यूचर उस पे क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपके थ्रू एक बहुत अच्छा पॉइंट देना चाहता हूँ। सारी की सारी कंपनीज़ को, जितनी भी हमारे कंट्री में जितनी कंपनीज़ चल रही हैं, हमारी जो कंपनीज़ हैं, ये सारी की सारी कंपनीज़ अपनी कंपनी के अंदर कोई भी एक्सपर्ट्स को हायर नहीं करती हैं।
ना साइबर सिक्योरिटी में हायरिंग करती हैं, इन सारी कंपनीज को अपनी कंपनी में कम से कम 1 या 2 जनों को हायर करना चाहिए, क्योंकि इनके साथ जब फ्रॉड होता है तो ये सारी की सारी कंपनीज पुलिस स्टेशन जाती हैं, थाने में जाती हैं कंप्लेंट करवाने। सीधा-सीधा इनको ये समझने की ज़रूरत है, जो पुलिस है वो कॉर्पोरेट के लिए नहीं है, पुलिस इंडिविजुअल इंसान के लिए है। कॉर्पोरेट वहाँ पे अपना बिज़नेस कर रहा है, वो उस बिज़नेस से पैसा कमा रहा है। पुलिस उसके लिए नहीं है, अगर एफआईआर हो जाती है, करते हैं, अच्छी बात है। इन फ्यूचर ये चीज़ें बंद हो जाएँगी, क्योंकि सब जो पुलिस है उसको हम लोग टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेट भी देता है, लेकिन जब तक कॉर्पोरेट के पास में इंडिविजुअल्स या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स या फिर उसकी टीम में ये चीज़ें नहीं है, वो ऑडिट नहीं करवाते, तब तक ये चीज़ें गलत हैं अगर पुलिस भी उनके केस लेती है तो। क्योंकि वो लोग तो लाइक जहाँ पे अपने एम्प्लॉइज़ पे सैलरी नहीं खर्च कर रहे, वहाँ पे पुलिस उनके लिए क्यों खर्च करे टाइम? यू राइट। अभी जैसे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, काफी चीज हमारा डिजिटल हो रहा है, चाहे लैंड रिकॉर्ड हो या हाउसिंग ये हो, योजना हो या डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हो, ये सब चीज जो डिजिटाइज हो रहा है, उसके ऊपर आई मीन्स लॉट ऑफ रिफॉर्म्स हो रहा है, उसके ऊपर क्या रिस्क आपको नजर आ रहा है, या इट इज ऑल बीन सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म्स? इस तरीके से अगर आप देखें तो अगर गवर्नमेंट के तरीके से देखें, हर चीज़ आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रही है, हर चीज़ का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। मैं अभी 10 मिनट पहले ही मेरे पास एक किसी का मैसेज आया था कि एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर एक डायरेक्टरी के बाद में डेटिंग साइट चल रही है। क्या क्या दोबारा बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास किसी एक नोन का मैसेज आया कि एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, विधानसभा की, उस गवर्नमेंट की वेबसाइट में एक डायरेक्टरी के ऊपर, एक लिंक के ऊपर डेटिंग वेबसाइट भी चल रही है। सो हमारे डेवलपर्स जो गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि गवर्नमेंट एक बहुत सेंसिटिव इश्यू है, वहाँ पे बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो उनके डेवलपर्स को अपने ऑफिस में इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए। शायद कोई उनका एम्प्लॉई वहीं पे ही अपना भी कोई काम कर रहा हो, अपना भी प्रोजेक्ट कर रहा हो, गलती से उसने वो जो फ़ोल्डर है, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डेटिंग वेबसाइट चलने लग गई। सो अगर हम जितना डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और गवर्नमेंट भी जा रही है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को भी डेटा की सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो गवर्नमेंट ही इनके लिए रूल लेके आ रही है, वही चीज़ें गवर्नमेंट पे भी अप्लाई होनी चाहिए, सब पे अप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा बहुत बड़ा डेटा है। यू राइट। सेकेंडली, अभी जैसे कि इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस आ रहा है, मतलब इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सॉल्यूशन मतलब सिक्योरिटी मतलब बहुत सारी चीज इसमें होता है, मतलब एक कंपोनेंट नहीं होता है, यूटीएम, फायरवॉल, आईएमएस, आईपी, डीएलपी, बहुत सारी चीज होता है। ये जो टर्मिनोलॉजी विद टेक्नोलॉजी जो आ रहा है, विल इट गिव रेस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री? इसमें मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि जितने सॉफ्टवेयर आते हैं, मैं एक मेरे हिसाब से एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया, किसी भी बग को फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि मैं जितना सोचता हूँ, उतना ये है कि एक सॉफ्टवेयर उतना ही काम कर सकता है, जितना उसमें कमांड दिया गया होगा। वो उसके आगे नहीं जा सकता। उनको हमेशा अपडेट करने की ज़रूरत होगी, लेकिन इंसान का माइंड एक ऐसी चीज़ है, जो किसी भी चीज़ के आगे जा सकता है। सो हाँ, सॉल्यूशंस और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बनानी भी चाहिए, क्योंकि 80-90% तक ये चीज़ें किसी भी लाइक ब्रीचेज़ को या इनको प्रिवेंट कर सकती हैं, सिक्योर कर सकती हैं, लेकिन 100% नहीं। कहीं न कहीं आपको मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी, इंसान के दिमाग की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, क्योंकि लास्ट हम जानना। सिस्टम उतना ही कर सकता है, जितना उसको कमांड दिया गया है, वो उससे आगे नहीं जा सकता। उससे आगे इंसान का माइंड ही जा सकता है, क्योंकि उसको कोई कमांड नहीं कर सकता। अभी जैसे कि हाईटेक क्राइम्स हो रहा है बीएफएसआई सेक्टर में, इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द रेमेडीज यू कुड फाइंड? फ़ाइनेंशियल सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। एक इंसान उसमें नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कंपनीज़ हैं। हमारे पास पेटीएम है, रेज़र पे है, फ़ोन पे है, आपने अभी देखा जस्ट पे है। एन्क्रिप्शन की हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी है। कोई भी कंपनी लाइक अगर मीडिएटर भी है, पेमेंट गेटवे भी है, तो एक वेबसाइट, सपोज़ कीजिए आप किसी वेबसाइट पे पेमेंट कर रहे हैं, तो आप उस वेबसाइट को पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू कर रहे हैं। आपने जब अपना डेटा वेबसाइट को दिया, आपने प्लेन टेक्स्ट में दिया, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि हर पेमेंट गेटवे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी माँगती है।
उस वेबसाइट के बाद में जब वो पेमेंट गेटवे के पास जाता है, वो एनक्रिप्शन मोड में जाना चाहिए। हमारे कंट्री में 99% जगह एनक्रिप्शन हो ही नहीं रहा है। हर कंपनी, हर पेमेंट प्रोसेसर, हर पेमेंट गेटवे प्लेन टेक्स्ट में उसको स्टोर कर रहा है। जिस दिन वो डेटा लीक हुआ, वो एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न होगा। फिनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें, लगभग हर इंसान का हर कुछ मार्केट में आ चुका है। आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन डार्क वेब पे है। इवन आप जिसको नहीं पता है और जिसको पता है उसके लिए भी बता दूं, पिछले 10 साल के आपने आज तक जितने भी पासवर्ड रखे हैं, हर पासवर्ड का कॉम्बिनेशन, हर पासवर्ड की पिछले 10 साल के सारे पासवर्ड आपको कहीं ना कहीं डार्क वेब पे मिल जाएंगे। सो इन फ्यूचर आप जो पासवर्ड रखने वाले हैं, वो भी इंसान गैस कर सकता है। यू आर राइट। अब ये जो डेटा है, सपोज कीजिए आज के दिन हर कंपनी एपीआई पे चलती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बिकॉज विदाउट एपीआई आप बड़ा सिस्टम नहीं बना सकते, बड़ी ऐप नहीं बना सकते, बड़ी चीजें नहीं बना सकते। सपोज कीजिए 4 अलग अलग कंपनीज हैं, हर कंपनी अपनी एपीआई के थ्रू कुछ डेटा सेट पब्लिक करती है। कोई कंपनी नाम पब्लिक कर देती है क्योंकि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई कंपनी ईमेल पब्लिक कर देती है, कोई कंपनी ईमेल को एनक्रिप्शन मोड में मार्केट में निकाल देती है। तो सोशल इंजीनियरिंग और रिवर्स टेक्नोलॉजी जो है, ये सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि आप छोटे छोटे डेटा सेट्स को मिला के एक बहुत बड़ा डेटा सेट बना सकते हैं। और एक यूजर का बहुत बड़ा डेटा सेट उसका सब कुछ है। शायद आपकी और मेरी मार्केट में इतनी इंफॉर्मेशन होगी जितना हमें खुद को नहीं पता है कि हमारा क्या क्या है, हमारा 10 साल का पास्ट क्या था। वो चीजें मिला के आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। शायद आपको, मुझे तो आजकल डेली कम से कम 5 से 10 फोन आते हैं। कम से कम हर इंसान के पास डेली आजकल फोन आते हैं, सर इंश्योरेंस करा लीजिए, सर आपका लोन पास हो गया, सर आप ये ले लीजिए, आपका लोन मिलने वाला है। कोई भी कंपनी ये नहीं बोलती कि उसकी कंपनी का नाम क्या है। कॉलर कभी भी नहीं बोलता है। हर कॉलर, मैंने काफी नोटिस किया है, मैंने काफी लोगों से पूछा है, हर कॉल करने वाला बोलता है कि सर मैं इस बैंक के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, सर मैं इस बैंक के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। आज ही थोड़ी देर पहले मुझे कॉल आया कि मैं इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। तो भैया ये बताओ, ये इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है कौन सा? बैंक के बिहाफ पे बोल रहे हो? अब पढ़ा लिखा इंसान समझ सकता है कि बैंक के बिहाफ पे कॉल करने का मतलब है कि बैंक कॉल नहीं कर रहा है। लेकिन एक जिसको नॉलेज नहीं है, वो इस पे नहीं जाता, वो देखता है कि बैंक, वो बिहाफ सुनता ही नहीं है, वो देखता है अच्छा बैंक से कॉल आया है। वो उसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं, जितना मैंने आपको बताया कि डेटा लीक का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर यही है। आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देगा, आप देखते हैं अच्छा ये तो मेरा बैंक का ही एम्प्लॉई है, आप उसको सारी की सारी चीजें बता देते हैं। यू आर राइट। पहले फोन करते हैं कि हम एक्स बैंक का नाम लेते हैं, बैंक से बोल रहे हो, बैंक से बोल रहे हो, नहीं बिहाफ से बोल रहे हैं। दे चेंज द लैंग्वेज। और इंश्योरेंस का नाम लेंगे तो इंश्योरेंस कभी भी कंपनी का नाम नहीं लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं शौक हो गया, बोलता है इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से। वो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का या प्राइवेट? प्राइवेट कौन सा डिपार्टमेंट? और इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट नाम ही गवर्नमेंट का है। किसी को भी आप डिपार्टमेंट बोलोगे तो उसका गवर्नमेंट समझा जाता है। तो आप इजीली या तो डर जाओगे या कुछ उसको बताओगे, या फिर आज के दिन वो ये हर इंसान देखता है कि अच्छा मेरे इनकम टैक्स का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले इंसान डर जाता है, खौफ में आ जाता है और फिर खुद ही इंफॉर्मेशन बताने लग जाता है। यू आर राइट। आगे जाके हम किस टाइप की थ्रेट की एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया में? अब जो क्राइम होने वाले हैं, पहले फिजिकली बैंक लूटे जाते थे, आजकल सारा का सारा फाइनेंस पे आ गया है। फाइनेंशियल डेटा को हमें बहुत अच्छे लेवल पे प्रिवेंट करना होगा। फाइनेंस के अंदर आपको बहुत आगे जाना होगा, क्योंकि व्हाट्सएप बैंकिंग आ गई और चीज़ें आ गई, बहुत रिस्की चीज़ें हैं। सारी चीज़ें आप फाइनेंस पे जाने वाली है, ई कॉमर्स पे जाने वाली है, क्योंकि आप फिजिकली कभी शॉप विजिट नहीं करते हैं। आप लाइक कार्ड है आपका, आप कार्ड को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को सिखाना पड़ेगा कि आप अपने कार्ड के अंदर लिमिट लगा के रखें। काफ़ी बैंक देते हैं, काफ़ी बैंकों में इजीली आप उस लिमिट को सेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी जैसे सरकारी टीचर हैं और हैं, वो लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं का निकलता है। मैंने राजस्थान में काफ़ी केसेस देखे हैं, बाहर भी काफ़ी केसेस देखे हैं। होता ये है कि एक आर्मी पर्सन आर्मी से रिटायर होके आता है, रिटायरमेंट का पैसा लेके आता है और एक झटके में पूरा का पूरा पैसा निकल जाता है, और उसने जो 30-35 साल जो मेहनत करी है वो उसको शायद कभी वापस नहीं मिलनी। तो किसी न किसी को उसकी गारंटी लेनी होगी। अब ये सारी चीजें नॉलेज के कारण
लैक में है, नॉलेज वहाँ पे नहीं है। आपको अपने कार्ड के ऊपर आप लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूँ, तो मैं बहुत सारे इंटरनेशनल पेमेंट भी करता हूँ, मेरे सर्वर्स भी हैं, बहुत सारे पेमेंट करने पड़ते हैं। अब जित सब्सक्रिप्शन का ज़माना है, आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो आधे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। रिकरिंग पेमेंट अपने आप कटता जाएगा। तो हमें अपने कार्ड पे लिमिट सेट करनी चाहिए ₹1000 की, कम से कम। अगर आप बहुत कम यूज़ करते हैं, तो आप लिमिट सेट करके रखो इंटरनेशनल और नेशनल ट्रांज़ैक्शन के लिए कि ₹1000 से ज़्यादा पेमेंट ही ना हो। उस कंडीशन में अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, तो ₹1000 से ज़्यादा फ्रॉड होगा ही नहीं। दूसरी चीज़ है वर्चुअल कार्ड्स। वर्चुअल कार्ड सबसे अच्छा ऑप्शन है आज के दिन, काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं। और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रांज़ैक्शंस के लिए जहाँ पे आपको भरोसा नहीं है, वहाँ पे आपको हमेशा वर्चुअल कार्ड यूज़ करना चाहिए, सिंगल टाइम पेमेंट होता है। Okay, good. So this is we have got a nice input from you. I just want to understand what are the new technologies you are working with. सो अभी मेरा फ़ोकस ये है कि बड़े लूपहोल निकालने के लिए तो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, लेकिन मैं कंपनीज़ को, हमारे कंट्री को, अदर कंपनीज़ को, लोगों को ये समझा पाऊँ कि आप घर की दीवारें आप चाहे कितनी मजबूत कर लीजिए, अगर आपका गेट खुला है, तो सबसे पहले फ्रंट डोर वही है एंटर होने का, आप उसको रोकिए। तो मैं छोटे-छोटे जो लूप होल हैं, जो छोटी-छोटी कमियाँ हैं, मैं वो सामने लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर उन छोटी-छोटी चीज़ों का यूज़ करके बहुत सारी कंपनीज़ के साथ में बहुत बड़े-बड़े मैटर हुए हैं। आप देखो तो जस्ट डायल 2019 के अंदर जस्ट डायल का एक बहुत बड़ा इश्यू था। एक छोटी-सी एपीआई उन्होंने पब्लिक कर रखी थी और उस एपीआई के कारण पूरा का पूरा लोगों का डेटा रिस्क पे चला गया था, लाइव डेटा वहाँ से निकल रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एकदम छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपको कोई भी बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी से बड़ी साइबर सिक्योरिटी की कंपनी आपको ये नहीं बताएगी। Right. Thank you very much, Sagarji. You have given a wonderful input. Thank you, Mr. Raj Shekhar, for joining the fireside chat with Dr. Sahu.